नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज की इस राजनीतिक चर्चा में। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी। स्वागत है आपका ओंकार जी आज के इस जयपुर डायलॉग्स के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी याद करने के लिए, और आपको भी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो साहब ये राहुल गांधी जो हैं, इनके लिए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि उनकी बहुत आवश्यकता है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये लगभग सही लग रहा है। जब इन्होंने यात्रा आरंभ की, जैसे-जैसे यात्रा आरंभ की, पहले दिन ही मिलिंद देवड़ा चले गए और उसके बाद लगातार कोई न कोई जहाँ-जहाँ जाते रहे। वो सरकार गिर गई बिहार की। आगे चले तो उत्तर प्रदेश से निकल लिए जयंत चौधरी। जैसे-जैसे आगे चलते जा रहे हैं और थोड़ा पहुँचे दिल्ली के आस-पास तो वो किसान आंदोलन फ़ेल हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको थोड़ा बीच में रोक के कहा चलते हैं विदेश। तो हिमाचल की सरकार जा रही है उनकी सुना आज। उत्तर प्रदेश में भी खेला हो ही गया। तो उनके रायबरेली और अमेठी जो उनके 2 एरियाज़ थे, वहाँ के एमएलएज़ जो है वो छोड़-छोड़ के भाग गए। तो क्या हो रहा है ये? राहुल दो गांधी। घटनाएं दो घटनाएं और हुई संजय जी। एक तो महाराष्ट्र के इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान निकल लिए, और अब वो अ, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। और दूसरे, एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे के साथ अटैची वटैची बांध करके दिल्ली पहुंच गए थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही मना कर दिया कि भैया तुम तो बहुत बदनाम हो। और 1984 के चक्कर में पता लगा कि ऐसे ही सिख हमसे नाराज हैं, आपको ले लेंगे तो जो थोड़ा बहुत संभावना है वो भी धूमिल हो जाएंगी। तो उनकी एंट्री नहीं हो पाई। तो वो एक कहावत है ना कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। तो वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर से शुरू की, और मणिपुर में भी कितने गैर जिम्मेदाराना बयान इन्होंने दिए, लोगों को भड़काने की कोशिश की। फिर मेघालय होते हुए असम पहुंचे तो वहां तो खैर हिमंता बिस्वा शर्मा इनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार ही बैठे थे, और इनको एक तरीके से अपने ट्रैप में, अपने जाल में उन्होंने फंसा लिया। इन्होंने भी वो जो, मैं इनके बारे में पहले भी कह चुका आपके प्रोग्राम में भी, अपने चैनल पर भी, कि वो जो कई बार जो लौंडे लफाड़े होते हैं, इधर उधर खड़े होकर के आने जाने वालों पर कंकड़ पत्थर फेंकते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं, वैसा ही हाल इनका और इनके जो करीबी हैं उनका है। और संगी साथी भी इन्होंने अपने जैसे ही अब चुन लिए हैं, कन्हैया कुमार से लेकर के और तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हुआ करते थे। और वहाँ असम में जो हुआ था, बैरिकेड जब तोड़े जा रहे थे तो ये खड़े होकर के मजा ले रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि यहाँ हिमंता हैं, और हिमंता तो बहुत पुराना हिसाब किताब लेकर के बैठे हैं, बही खाता लेकर के बैठे हैं। तो इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। इनको गलतफहमी होगी कि ये कांग्रेस के प्रथम परिवार के चश्मो चराग हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। और अब एक नोटिस भी इशू हो गया है सीआईडी की तरफ से असम की, कि साहब आप आइए पूछताछ के लिए। तो वो तो लोकसभा चुनाव का भी इंतजार करने को तैयार नहीं है। और आपने सही घटनाक्रम बताया। जैसे जैसे ये आगे बढ़े, जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाले थे तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम तो ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, ना वामपंथियों से गठबंधन करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर वहां से आगे बढ़ने वाले थे तो बिहार में नीतीश कुमार हाथ छुड़ा करके भाग गए। यानी जो नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक मजबूत गठबंधन पेश करना चाहते थे, और कोई चेहरा पेश करना चाहते थे, वो चाहे नीतीश का हो, ममता का हो, या राहुल गांधी या किसी और का हो, तो वही नीतीश कुमार अगर आपके हाथों से निकल गए और बिहार पहुंचते पहुंचते पता लगा कि आप केवल और केवल तेजस्वी के साथ स्टेज पर खड़े हुए हैं, तो इनसे इससे ये पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटी एक्चुअल में क्या है, और आप अपने
गोल के लिए, टारगेट के लिए कितने सिंसियर हैं या कितने अगंभीर हैं। भाई जब, और ये तो अखिलेश ने भी कहा था, कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि भाई आप ये भारत जोड़ो तोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले अलग-अलग राज्यों में जो सीट शेयरिंग का महत्वपूर्ण काम है उसको अंजाम दीजिए। अब संजय जी ज़रा याद करिए, ये लोग शुरू-शुरू में कह रहे थे कि 400 सीटें ऐसी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक ही कैंडिडेट उतारेंगे। अब उन 400 में से 300 निकाल दीजिए, क्या 100 सीटों पर भी ऐसा कर पाएंगे ये लोग? और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी विफलता आपकी क्या होगी? और कि आप संख्या तो बताते रहे कि पटना में 16 दल जुटे जी, फिर बेंगलुरु में जाते-जाते उनकी संख्या 26 हो गई, मुंबई में वो 28 हो गए। लेकिन उनमें से अब कितने आपके साथ हैं और कितने बगावती सुर जो हैं इस समय उनमें से सुनाई पड़ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी भजन गाते हुए देखे जा रहे हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने जो है वो उस अंदाज में कि 100 चूहे खा कर के बिल्ली हज को चली, उन्होंने बयान दे दाग दिया कि साहब अगर मोदी जी बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे उनके पास, और एनडीए में भी अगर संभावना होगी तो हम सिर दे करके घुस जाएंगे। इस अंदाज में फारूक अब्दुल्ला जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक खलबली है, एक असहजता है, एक असुरक्षा का भाव है। और जिस तरह का वातावरण बन गया है देश में, ये चाहे खालिस्तानी पालिस्तानी जितने भी हो हल्ले करें, पत्थरबाजी करें और एक अनार्की की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन संजय जी, हकीकत ये है कि देश ऑलरेडी मन बना चुका है। और जो ये बहुत बड़ा काम हुआ है अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, इसके बाद तो आप देख रहे हैं ना कि उसके नतीजे क्या हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो बगावत हुई है समाजवादी पार्टी में, उसके एमएलए भी तो यही कह रहे हैं कि भई आप अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के ज़रिए गाली दिलवाएँगे और खुद भी आप इस तरह के कर्म करेंगे जिससे ये साबित हो कि आप मोदी का विरोध करते-करते भगवान राम का भी विरोध करने पर आमादा हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी यही मेन एक कारण निकल कर के सामने आ रहा है। विक्रमादित्य जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन किया है। भले ही उन्होंने भगवान राम के बारे में या उससे संबंधित कोई कारण ना गिना करके दूसरे कारण गिनाए हों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कौन नहीं जानता है कि उन्होंने तो सरेआम ये ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएँगे, पार्टी की भले ही जो लाइन हो। तो ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है। लोगों को लग रहा है कि भई आप नरेंद्र मोदी से लड़ लीजिए जितना लड़ना है, लेकिन भगवान राम के खिलाफ आप पाला खींच करके अगर इस तरह की हरकत करेंगे, तो ये किसी को पसंद नहीं आएगा। और किसी के लिए भी मैदान में जाना, चुनाव मैदान में जाना और एंटी राम मंदिर पार्टी के साथ खड़े होकर के चुनाव जीतने का सपना देखना जो है वो दिवास्वप्न हो सकता है। तो अलग-अलग जगहों पर हम देख रहे हैं उसके जो भी नतीजे अब और प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं निकल कर के। वैसे सबसे खतरनाक जो है वो तो हिमाचल का मामला ही लगता है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की अपने दम पर अपनी सरकार थी। अच्छा खासा बहुमत था। वो 70 के, बल्कि 70 क्या 68 का इस समय सदन है, उसमें से उनके 40 थे उनके पास में, और 3 इंडिपेंडेंट भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और इसके बाद भी वो चुनाव हार गए। निश्चित रूप से भगवान राम का जो है वो प्रकोप पड़ा है इनके ऊपर, जिस तरह से अच्छा, ये जो विक्रमादित्य सिंह हैं, इनके पिताजी वीरभद्र सिंह, वो बहुत ही वहाँ पे प्रतिष्ठित और बहुत ही, जिनको कह सकते हैं, उनको बहुत ही आदर के साथ लोग लेते हैं। वो पूरा जो शिमला एरिया है, उसमें उनका वर्चस्व रहा है। और वो ऐसे व्यक्ति थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने धर्मांतरण बिल अपने यहाँ पास करवाया था। ये उस समय की बात कर रहा हूँ, जब यूपीए की सरकार नहीं थी,
एनडीए की सरकार थी, उनकी सरकार थी यहाँ शिमला में, तब उन्होंने धर्मांतरण विरोधी बिल पास करवाया, एक्ट बनवाया था उसको, वहाँ आज भी लागू है वो। और ऐसे परिवार को वैसे भी ये देखा जाए कि ये सुक्खू को बनाने की इनकी जिद थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एमएलएज थे वो तो प्रतिभा सिंह के पास ही थे, जो पत्नी थी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की। जी हाँ। देखिए, ये लगभग वैसा ही केस है संजय जी, जैसा आंध्र प्रदेश में हुआ था। रेड्डी साहब की जब दुर्घटना में डेथ हुई थी, उसके बाद उनके परिवार की अनदेखी की गई थी। समय तो लगा, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरीके से वापसी की थी, वो तो सब जानते हैं कि वहाँ क्या करिश्मा हुआ, और उसके बाद कांग्रेस अ, दीवार से लग गई पूरी तरीके से। कई बार लगता है कि इस परिवार को अपने खानदान के राइज के अलावा किसी दूसरे खानदान की अगली पीढ़ी किसी तरह से आगे बढ़े, ये स्वीकार नहीं है, और आसानी से ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वही कुछ हम इस समय देख रहे हैं शिमला में और हिमाचल प्रदेश में। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाने का फैसला हुआ था, उस समय भी बड़ा वर्ग था जो इसे पचा नहीं पा रहा था। मुकेश अग्निहोत्री जो इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मीडिया से ही राजनीति में गए थे। पहला चुनाव तो इनके पिताजी ने लड़ा था, वो हार गए थे। बाद में इनको टिकट मिला था तो ये जीत गए, और 5वीं बार एमएलए हैं, और अ, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे, मंत्री भी रहे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और वीरभद्र सिंह के बड़े करीबी रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं। जिस समय वीरभद्र सिंह की डेथ हो गई थी और कांग्रेस को वहां बहुमत मिला, तो उस समय प्रतिभा सिंह के परिवार की तरफ से ये इंडिकेशन भी दिया गया था कि सुक्खू के बजाय अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो अ, मतलब हमारा समर्थन होगा, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के बारे में तो ये कह दिया गया था कि भाई अ, उनकी अभी उम्र कम है, तो अभी उनको उतना अनुभव नहीं है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। प्रतिभा सिंह का जहाँ तक प्रश्न है, तो उनकी एज हो रही है, और एज एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर देखें तो भी प्रतिभा सिंह का उतना अनुभव नहीं है, तो उनको भी उतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन बैलेंस बनाने के लिए उस समय सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से कुछ जिलों की और कुछ सीनियर नेताओं की अनदेखी की गई, जिनमें राजेंद्र राणा भी, 3 एमएलए तो इनके अपने जिले के हैं, सुखविंदर सुक्खू के, जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। 2 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय है, और इन्हीं के कौन सा अपने जिला है जिले इनका? के, सोलन के है ना शायद ये? नहीं उधर के हैं ये, पीछे के हैं, ऊपर के हैं। तो जिला मैं देख के बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन एक ही जिले से 3 एमएलए, 1 निर्दलीय और 2 कांग्रेस के, वो अगर बगावत कर जाएं, तो इससे पता चलता है कि आपकी तो अपने जिले में भी नहीं चलती है, फिर आप चीफ पूरे राज्य को तो आप क्या संभालेंगे। और वैसे भी जो बात आप कह रहे थे संजय जी, भाई आपके पास 43 की फिगर है 68 के सदन में, और राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए आपको 35 एमएलए की जरूरत है। 43 में से 40 तो अकेले कांग्रेस के थे, उनमें से भी 6 घट जाएं और वो 3 निर्दलीय भी भाग जाएं, और आप 34-34 पर आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के 25, वो 9 बढ़कर के 34, और आप 43 से घट करके 34। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी चीफ मिनिस्टर के लिए क्या होगी? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर के हाथ में सब कुछ होता है, खुफिया एजेंसियां भी होती हैं, पूरा नेटवर्क है, पुलिस आपके हाथ में है। आपको ये भी पता नहीं है कि आपके एमएलए कहाँ गुटरगू कर रहे हैं, कहाँ नृत्य कर रहे हैं, कहाँ खाना पीना कर रहे हैं, और उनका
आचार विचार व्यवहार क्या है, ये तो सबको पता लग जाता है, फिर आपको क्यों नहीं पता लगा? तो पूरी तरीके से फेल चीफ मिनिस्टर हैं। फ्लोर मैनेजमेंट जो सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष में है, उन्होंने बेहतर कर लिया और आप सत्ता में रहते हुए भी अपने एमएलए को साध नहीं पाए। और जिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस के सुप्रीम कमांडर राहुल गांधी की जान बचाई सुप्रीम कोर्ट में, 2 साल की सजा हो गई थी मोदी सरनेम वाले केस में, उन अभिषेक मनु सिंघवी की नाक नहीं बचा पाए आप, उनको जितवा करके नहीं भेज पाए। तो ये तो अभिषेक मनु सिंघवी की ही हार नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को भी एक चपत है। और पूरा जो कहना चाहिए कि कांग्रेस किस कदर सत्ता में रहने के बावजूद हतोत्साहित है और संवादहीनता की स्थिति में है, मिसमैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल पर है, चाहे कांग्रेस के हाई कमान की बात कर लीजिए या राज्यों में देख लीजिए, आप भले ही सत्ता में हैं लेकिन आप किसी काम के नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये फिर साबित किया है, हिमाचल में भी और उत्तर प्रदेश में भी, कि वो सत्ता में हो तो भी और सत्ता में ना हो तो भी वो वो खेल करने में अब महारत हासिल कर चुके हैं, जो कभी ये कांग्रेस ही किया करती थी और डिस्टेबलाइज किया करती थी गवर्नमेंट्स को और कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ती थी। तो वो खेल अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सीख लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि हमीरपुर जिले में पड़ता है। जी, जी, ये उसी जिले के होंगे तीनों। जी हाँ, तो इसलिए वो शिमला से बाहर वाला जो क्षेत्र है, जो आपके मंडी धर्मशाला वाला जो क्षेत्र है, वो वहाँ से ये आते हैं। इनमें ये राजेंद्र तो राणा जो हैं, ये तो प्रेम कुमार धूमल को हरा करके आए थे। तो उनकी तो दावेदारी वैसे ही बनती थी मंत्री पद को लेकर के। तो बड़ी विचित्र स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उनकी सारी लीगल एक्यूमेन धरी रह गई। एक ये भी कारण था कि बाहर से जो थोपने वाली जो इनकी प्रवृत्ति है, भई यस, आपके पास बहुत सारी चॉइस हो अगर, तब तो आप बाहर वालों को कर दो, जैसे इस समय है भारतीय जनता पार्टी के पास, कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अकोमोडेट कर सकती है। उनके पास तो इतने सारे एमपीज़, इतने सारे एमएलएज़, इतनी सारी राज्यसभा सीटें उनके पास उपलब्ध है, वो कर सकते हैं। अब आपके पास कुल जमा 30-35, अब तो शायद 30 से भी नीचे आ गए हैं। ये इतनी तो आपके पास राज्यसभा जीतने की आपके पास ताकत है मुश्किल से। और उसमें भी जो है आप अपने दरबारियों को या अपने पारिवारिक जो पिछलग्गू हैं आपके, उनको आप सेट करने में चलेंगे, तो फिर जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे? यही करेंगे जो हिमाचल में हो रहा है। बिल्कुल। और यही देखिए आप, देखिए यही हुआ उत्तर प्रदेश में भी। हाँ, उत्तर वही मैं प्रदेश में बताने वा भी उन्होंने अपने फैमिली रिटेनर जया बच्चन और आलोक रंजन वहाँ पे थोप दिए। इसीलिए विद्रोह जो है बहुत आसानी से हो गया। और वहाँ भी जो मैटर है वो भगवान राम के प्रति रामद्रोह का ही है। यस। इसके अलावा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था वो संजय जी, वो ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने 8वां कैंडिडेट किसको बनाया? संजय सेठ को, जो समाजवादी पार्टी के भीतर तक की चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जिनकी पैठ है और जिनके पास 2 पैसे भी हैं। 127 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं संजय सेठ। अच्छा, दूसरे जो है हिमाचल में किसको बनाया? ये किसको मैदान में उतारा? हर्ष महाजन को, जो कभी वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी रहे हैं, बहुत विश्वास पात्र रहे, उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा आज तक कोई चुनाव हारे भी नहीं है हर्ष महाजन। और अ, उन्हीं वीरभद्र सिंह के परिवार ने, भले ही विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो कि हमने कोई बगावत नहीं की है और कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट डाला है, लेकिन इशारा करने की बात होती है। तो उन्होंने बाकी को इशारा कर दिया कि भाई कर लो काम। अब 6 जो हैं वो अपना बागी हो गए,
3 निर्दलीय हो गए। तो हर्ष महाजन को वीरभद्र सिंह के परिवार के आशीर्वाद से भी एक तरीके से जीत मिली है। अब ये जयराम रमेश से लेकर के और अभिषेक मनु सिंघवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सिंघवी कल शिमला में कर रहे थे हारने के बाद, और ये दिल्ली में आज कर रहे थे। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़े, और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया, पता नहीं लोकतंत्र की हत्या से लेकर के क्या क्या बता रही हैं। पर भैया, आप अपने गिरेबान में झांको, चिंतन करो, आत्ममंथन करो कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। आप आप आपके भीतर, आपकी पार्टी के भीतर, संगठन सरकार के भीतर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समय रहते आप एड्रेस नहीं करेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे, और फिर बाद में ठीकरा फोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऐसा तंत्र है कि वो सूंघ लेता है कि कहाँ क्या चल रहा है, और उसके बाद जो है उसको मैनेज करना आता है। जहाँ-जहाँ असंतोष है, जहाँ-जहाँ बगावत हो सकती है, जहाँ निष्ठाएँ बदल सकती हैं, जहाँ लोग इनके खेमे में आ सकते हैं, यानी आपके पेड़ से उड़ कर के इनकी डाल पर आकर के बैठ सकते हैं, तो वहाँ ये चुग्गे का इंतज़ाम कर देते होंगे, और वही हुआ है। हिमाचल में यही तो हुआ है कि हिमाचल में एक तो जो पॉइंट आपने बताया था, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है संजय जी, कि आप किसी बाहरी को लेकर के, लाकर के यहाँ लड़ाएँ, ये आम तौर पर हिमाचल में एक्सेप्टेबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कोई बाहरी जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो वही किसी बाहरी प्रत्याशी को, सोनिया गांधी को तो फिर भी स्वीकार कर लेते। लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और उनका परिवार और उनके सलाहकार बड़े सियाने हैं। उन्होंने पहले से ही ये भाँप लिया था कि शिमला में क्या हो सकता है, क्या गुल खिल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप शिमला मत जाओ, वहाँ बहुत ठंड है और राजनीतिक गर्मी ज़्यादा है। आप जयपुर जाओ, जहाँ संजय दीक्षित बैठते हैं, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगी। तो इसलिए वो राहुल अरे! गांधी और अच्छा देखिए, अब सोनिया गांधी राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो और ये अपने आप में मतलब सोचनीय विषय है कि एक 13 साढ़े 13 साल जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, वो व्यक्ति जब केंद्र की राजनीति में आते हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित करती है, तो वो कहाँ से लड़ने का फैसला लेते हैं? सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी काशी से। और उनको पता था कि उनके काशी से लड़ने के नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे और प्रभाव क्या होंगे संजय जी। आप 2014 का वो सीन याद करिए, जब उन्होंने काशी से लड़ने का फैसला किया था, और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बल्कि मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार और आसपास के सारे इलाकों को एक तरीके से साध लिया था। उसका बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिला 2014 में भी और 2019 में भी। और दूसरी तरफ आप हैं, बेटा क्या हारा 2019 में, आप रायबरेली छोड़ कर के भी भाग ली, और जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अब रायबरेली में हैं, राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, अदिति पहले ही निकल ली थी, तो ऐसी घेराबंदी वहाँ की है कि सोनिया वो गांधी भाग गई वो वहाँ वो से। वो गायत्री प्रजापति की जो पत्नी थी, महाराजी, वो भी निकल ली। जी। तो तो ये कुल मिलाकर के पिछले ये चुनाव के क्या, बाद से 4 एमएलए तो ये लूज़ कर चुके। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने क्या खा करके राजनीति करेंगे? वो जिस तरह की शतरंज की गोटियां बिछा रहे हैं, उसमें ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ पाएं। इसलिए एक राज्यसभा की सीट तलाश कर ली कि चलो अगले 6 साल का तो बंदोबस्त हो गया, हमारा 10 जनपद बचा रहेगा, बंगला बचा रहेगा, पार्लियामेंट भी आना जाना लगा रहेगा। और वही हाल अब राहुल गांधी के सामने भी पैदा हो गया है। कम्युनिस्टों ने वहाँ पर वायनाड पर भी और शशि थरूर की सीट पर भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। गेट आउट कह दिया एक तरीके से कि आप दफ़ा होइए यहाँ से और कहीं कोई और सीट तलाश करिए। अब देखते हैं राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ते हैं या कोई और
सीट तलाश करते हैं। एक बात और है, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने वाराणसी चुनी थी उस समय 2014 में, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश कितना अधिक आवश्यक है, और उत्तर प्रदेश में जब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक आप फुल मेजॉरिटी से नहीं आएंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक अपनी सेफ्टी बड़ौदा रखते हुए और वाराणसी से भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। यस। इस बार उनका सारा ध्यान मुझे तमिलनाडु पर लग रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। क्या तमिलनाडु से इस बार लड़ सकते हैं? एक कोई वहां पर चांस ले सकते हैं? क्योंकि जब नहीं, वाराणसी मुझे से जब लगता है लड़े थे तब भी वाराणसी जो थी वो डिफिकल्ट सीट थी, क्योंकि उसके पहले मुरली मनोहर जोशी बड़ी मुश्किल से जीते थे 2009 में। संजय जी, मुझे लगता है कि तमिलनाडु जाने का तो वो शायद उपक्रम ना करें। वहां से नहीं यार, सेकंड सीट लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? वो पूरा साउथ गैल्वेनाइज हो जाए। जी, जी, जी। लगता नहीं कि साउथ में जाकर के लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ अन्नामलाई ने जुटाई है और जिस तरह का वातावरण बन रहा है तमिलनाडु में, उसमें तो कई समीक्षकों का ये तक कहना है, वहाँ के भी लोगों का कहना है कि साहब, तमिलनाडु तो अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो घबराहट स्टालिन के बेटे के ज़रिए या कुछ एक आध और मंत्रियों के ज़रिए सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में जो गलत बयानी और बकवासबाजी हुई है, वो भी कहीं न कहीं उनकी कुंठा है, उनकी उनकी हताशा और निराशा है। और जो एक वहाँ का वातावरण बदल रहा है, उसका एक खौफ है कि कहीं ये जो लहर है, ये अ, और ऊँची ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के तंबू उखड़ने शुरू हो जाएँ। हालाँकि जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं, वो तो अभी भी बता रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें डीएमके ही जीतने जा रही है इस बार भी। एआईएडीएमके जो है अभी उतना प्रभावी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी अभी सर्वे तो उतना नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का जनमानस है साहब, जो पिछले दिनों के वीडियोज़ आए हैं, जिस तरीके से अन्नामलाई के प्रति लोगों में एक अनुराग, एक प्रेम, एक विश्वास दिखाई दे रहा है, वो तो अद्भुत है वो। और मंच पर भी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, एक एक पुराना एक वीडियो कभी-कभी सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हैं और नरेंद्र मोदी आते हैं और उनकी काख में घुस जाते हैं और वो पीछे से ढोल जमाते हैं उनकी पीठ पर। लगभग वैसा ही सीन जो है मंच पर देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई अन्नामलाई की। और जब कोई आपका शीर्ष नेता इस तरीके से आपको बधाई देता है, तो ये जोश कई गुना बढ़ जाता है। तो तमिलनाडु में यस, आप जो संकेत दे रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और जो दक्षिण के 2 अ, 3 स्टेट अभी बचे हुए हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ना के बराबर माना जाता रहा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। इन 3 प्रदेशों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कदम आगे बढ़ाएगी, तो उत्तर भारत की तो ख़ैर वो एक बेहद लोकप्रिय पार्टी और सर्व स्वीकार्य एक तरीके से पार्टी बनती ही जा रही है, एक वर्ग को छोड़ कर के। दक्षिण में भी अगर उसने ये कमल खिला दिया, तो उसके बाद तो फिर जो दक्षिण भारत के सहारे आसरे कूदते-फांदते रहते हैं, उनका क्या होगा? ये सोचने वाली बात होगी। और बंगाल में क्या होगा इस बार? बंगाल में तो साहब संदेश खाली ने माहौल चेंज कर दिया है संजय जी। पहले ही वहाँ कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की माइनस तो नहीं होने वाली हैं 18 में, कुछ प्लस ही होंगी 2-3 सीटें। पर अभी तो जो सूचनाएँ मिल रही हैं महिलाएँ भी और जो ख़ास तौर से चूँकि ये जितनी महिलाओं के साथ और परिवारों के साथ अत्याचार हुए हैं वहाँ पर, वो दलित और आदिवासी वर्ग की हैं।
तो इसका तो बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है। और शुरू के अगर हम ममता बनर्जी के बयान देखें, तो वो यही कहते हुए तो उनकी बौखलाहट सामने आ रही थी कि साहब विभाजन करने की कोशिश हो रही है मतों में। विभाजन करने की कोशिश हो रही है मतलब दलित और आदिवासियों को हमसे अलग करने की कोशिश हो रही है। तो भई आपके कर्म, आपके कारनामे, आपकी जो नीतियाँ हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, आप धमकी भी देती हैं तो अल्लाह की कसम खाती हैं और कहती हैं कि कोई आपको माफ़ नहीं करेगा और मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की। मुझे तो आश्चर्य है कि किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर इस तरीके से लोगों को धमकाए और उस पर कोई एक्शन ना हो। चुनाव आयोग तो ख़ैर एक दंतहीन सा एक सी संवैधानिक संस्था बन कर के रह गई है। पर इस ये तो खुली धमकी है किसी वर्ग को, किसी समुदाय को कि आपने अगर फला पार्टी की मदद की तो मैं माफ़ नहीं करूँगी और चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आपके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि शाहजहां को सीबीआई, ईडी या वेस्ट बंगाल पुलिस कोई भी अरेस्ट कर सकती है। तो जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आया है संजय जी, कि वो तो ठाठ में रह रहा है, वो तो ये तो वो है अभिरक्षा ना, में तो है। अगर उसको वो कर भी लेंगे तो ईडी का केस तो चल ही रहा है ना, फिर तो ईडी भी अरेस्ट करेगी, दोबारा पकड़ेगी उसको, तो प्रोटेक्शन वारंट पे जी, लेके जी। जाएगी अब। जी, जी। और उसकी जो है लानत मलामत जो ईडी करेगी, जैसे अनुव्रत मंडल को एक बार सीबीआई ने पकड़ लिया, आज तक छूटा नहीं है वो अनुव्रत मंडल, जो सबसे बड़ा गुंडा था, सबसे बड़ा गुंडा जो टीएमसी का था पूरे पश्चिम बंगाल में, जिसके चेलों का आपने कल देखा होगा, कल वीडियो चल रहा था कि किस तरह से धमका रहे हैं लोगों को। वो अनुव्रत मंडल का ही कोई चेला है, वो भी कोई मंडल है। तो वो जो सारा का सारा जो माहौल जो भयंकर जो डर का बना रखा था, तो मेरे पास भी सूचनाएँ आ रही हैं कि लोग जो हैं अब वो उससे उबर चुके हैं कि क्या होगा? ये तो रोज़ का किस्सा है, हम इनको इनसे नहीं लड़ेंगे तो भी मरेंगे, तो अच्छा है लड़ के मरें। हाँ, नहीं वहाँ से जो सूचनाएँ आ रही हैं जिस तरीके से वहाँ की ख़ास तौर से महिलाएँ उग्र और हिंसक हुई हैं और जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं के घरों पर भी हमले हुए हैं, तो वो तो यही कहानी बयान कर रही है कि मरना ही है तो सबक सिखा कर के ही मरेंगे। तो ये जब स्थितियाँ कहीं किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में उत्पन्न होती हैं या सामने आती हैं, तो वो एक बड़े बदलाव का संकेतक होती हैं संजय जी। और जनविद्रोह मुझे की ल सी स्थिति हो रही है वहाँ पे तो। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ये 2 राज्य चौंका सकते हैं इस बार। और यदि ऐसा हुआ तो फिर कहना पड़ेगा कि भई वो जो 370 की बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हमें लग रहा है कि हवा में बात हो रही 370 की। अभी 303 आई थी, चलो 310 की करे, 15 की करे, 25 तक भी चलता है। लेकिन 370 की बात करना तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई हवा में बात हो रही हो। मैं सच कहूँ तो 370 का आंकड़ा अभी भी मेरे भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि उसके उसके लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और उसके लिए तो जितना आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला सारे स्वीप करने पड़ेंगे, तभी हो सकता है, वरना जी, तो नहीं हो सकता। जी। तो जितना जितना वोट शेयर आपको 2019 में मिला था, उसमें कम से कम 7 से 10 आपको प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ें हो सकती हैं और वैसी सूरत मुझे अभी भी नहीं लग रही है संजय जी, सच कहूँ तो। देखिए नॉर्थ में तो सैचुरेट हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, आप 10-12 सीटें एक्स्ट्रा ले आएँगे यूपी में। अब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में तो स्कोप ही नहीं है बढ़ने का। वहाँ लगभग 100% पहले ही जीते हुए हो आप। गुजरात में 100% जीते हुए हो। महाराष्ट्र में भी जो है वो मैक्सिमम पे पहुँचे हुए हो। ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं वहाँ पे, अगर वो ज़्यादा सीटें कॉन्टेस्ट करे। तो बिहार में वैसे ही आपने जेडीयू को फिर बुला के और अपने जो पिछली बार की तरह लिमिट कर लिया। तो स्कोप है कहाँ? आंध्रा में?
आंध्रा में स्कोप भले हो, दिखता तो कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में भी लिमिटेड है मामला। तमिलनाडु में तो खाता खुल जाए, 2 4-5 सीटें आ जाएँ, तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। जी, जी। तो स्कोप है कहाँ? पश्चिम बंगाल में इसी चलिए आप 2-4 सीटें और ले आएँगे, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 10-15 सीटें बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लोग उछलते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें जो वास्तविकता है, जो धरातल पर चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मेरे विचार से उस पर रहना चाहिए। अगर मिल जाती है तो बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़ोर लगाया अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, तो भारतीय जनता पार्टी 303 के बजाय 323, 330 के आसपास बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया तो 335 के आसपास हाँ, वो जाएगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, उसके बियॉन्ड नहीं जा जी, सकती। जी, जी। अभी तो ऐसा लगता है आप 40 की 40 सीटें ले आए तमिलनाडु की तो बात अलग है। 39 तमिलनाडु, 1 पौंडीचेरी। पौंडीचेरी वाली तो आ जाएगी, सरकार है इनकी वहाँ पे इस समय। बिल्कुल सही। ये ब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना है। तो आज की चर्चा को फिर अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ओंकार जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।